हेलो, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। हम लोग रीड कर रहे हैं घटना चक्र एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में, ठीक है, तो कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद से जो है इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट वैदिक सिविलाइजेशन। और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 1028 सूक्त हैं। सूक्त यहाँ 10 मंडल है इसमें। और इसमें आर्यों के इतिहास के बारे में, उनकी भाषा, धर्म, उनकी संस्कृति के बारे में। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रचना है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है वैदिक गणित। तो इसमें शूल्ब सूत्र, इसमें यज्ञ स्थल। शूल्ब सूत्र में देखो, जो यज्ञ नहीं होता था वैदिक काल में और जो अग्नि वेदिका बनाई जाती थी, तो उसके बारे में एकदम बढ़िया रेशियो में उसका पूरा ज्योमेट्री दी गई है। तो उसके निर्माण और माप से संबंधित नियम वर्णित हैं। तो ये काफ़ी सोचने वाला विषय है। तो वैदिक गणित काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। वैदिक गणित आप अगर पढ़ते भी होंगे, जो फास्ट कैलकुलेशन वगैरह के लिए पढ़ाई जाती है, शूल्ब सूत्र में ये सारी चीज़ दिया गया है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध तथा इसके उत्पाद। तो इसमें कुछ जानने वाला है नहीं। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करभ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। ये कितना इम्पोर्टेंट बात है। ऋग्वेद में नमक के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा और चावल का भी वर्णन नहीं लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले, अन्न के बारे में, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले प्रयोग में क्या आया है? जौ। चावल का तो देखो ये सही इंपॉर्टेंट, चावल का ऋग्वेद में कहीं मेंशन मिलता ही नहीं है। तो जौ, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ यानी जौ को यौ भी कहा गया है, प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? तो पहले तांबा। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में आयश नामक धातु का उल्लेख है। ऋग्वेद में जो आयश है, इसमें काफ़ी डिबेट है, बट आयश होता क्या था, इसकी पहचान संदिग्ध है। देखो, कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। ये भी सेम ऐसा क्वेश्चन है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने देखा था कि घोड़ा, हॉर्स के लेकर काफ़ी डिबेट है। तो वैसे ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन में आयरन को लेकर बहुत डिबेट है हिस्टोरियंस में। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। ये काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है। अगेन मतलब ऐसे तो आप याद कर सकते हो कि आर्य घोड़ों से आए, ये आए, बट ये पूरा कॉन्सेप्ट ही फ्लॉ है ना इसमें। अभी जो नई साइंटिफिक थ्योरीज हो रही हैं उसमें आर्य, मतलब अभी ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें सीरियस डाउट हो सकते हैं, क्योंकि अभी कई सारे प्रमाण आ गए हैं आर्कियोलॉजी के और साइंस के। खासकर अभी जैसे यहाँ मैंने पिछले उसमें भी डिस्कस किया था ना, सिन्हौली वाली जो पूरा एक्सकेवेशन हुआ है, उसमें घोड़ों के बारे में पहले से ही हमारे देश में साक्ष्य थे। ऐसा नहीं है कि आर्य लेके आए घोड़ा पहले से ही था। तो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। चलो ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ये तो काफ़ी बाद में आए ना तंबाकू। तो हम जब वो पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ ब्रिटिश या पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। हाँ, पुर्तगालियों द्वारा ब्राज़ील से लाया गया था तंबाकू। तो भारत में तंबाकू तो पुर्तगालियों द्वारा ही लाया गया है। और पुर्तगाली पहले व्यक्ति थे ना, पुर्तगाल का ही वो था, क्या कहते हैं, जिसने भारत की खोज की थी। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार
निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम में इसे लगाना है। सबसे पहले क्या आता है? ब्रह्मचर्य, हाँ, फिर गृहस्थ आता है, वो भी सही, वानप्रस्थ आता है, फिर संन्यास आता है, तो पहला ही सही है इसमें। ये 25-25 वाला 50। अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, जलोपनिषद में ये पूरा का पूरा मिलता है ना, ये ब्रह्मचर्य वाला जो कॉन्सेप्ट है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य होगा, फिर 25 साल तक गृहस्थ होगा, फिर 25 साल तक वानप्रस्थ होगा, फिर संन्यास होगा। में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का, ये जो चारों आश्रम हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो अगर एक आइडियल लाइफ 100 वर्ष है तो 25-25 साल उसमें डिवाइड होता है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, हाँ, तो ये सही है शायद, वे सही ही है, मान लो, वो तो संस्कृत बोलते ही थे। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये डिबेटेबल है बट इसमें सही दिया गया है, ठीक है। ये 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी ये आर्य इन्वेजन थ्योरी में बता रहा हूँ ना कि इसमें काफ़ी सस्पेंस भी रहता है। वो मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं, ये गलत है, मुख्यतः नहीं, मुख्य नगर, क्योंकि आर्य की तो ग्रामीण वो थी ना सिविलाइजेशन, नगर वाली तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में, हाँ, शिक्षा पर, व्यवसाय पर, जन्म पर, प्रतिभा पर, व्यवसाय पर था ना। तो जो वर्ण व्यवस्था है उसका तो पूरा कॉन्सेप्ट ही व्यवसाय पे है। मतलब गीता में भी एक जगह कहीं लिखा गया है ना, गुण कर्म विभागशः। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं चतुर्वर्णम मया कृत्यम गुण कर्म विभागशः। तो गुण और कर्म, यानी अब इसमें चूंकि वैदिक काल है आरंभिक, तो उसमें व्यवसाय पर था। जन्म पर तो बहुत देर में हो गया, और उसी को जो जन्म पे होता है ना, तो उसी को कास्ट सिस्टम कह देते हैं। कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, ये तो पुर्तगाल अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, पोर्तुगीज शब्द ही है कास्ट। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। लोग कितना, मतलब कैसे सोसाइटी डिस्टॉर्ट हो गई, और लोग गलत कितना इंटरप्रेट करते हैं ना। 9वें मंडल में लिखा गया है कि मेरे पिता वैद्य हैं, ब्रसज हैं, मेरी माता चक्की चलाती हैं और मैं कवि हूँ। वाह बेटा, सही है। ऋग वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, वह इस तथ्य से पुष्ट होता है। हाँ, मतलब ऋग वैदिक लोग पशुचारी लोग थे, वह यहाँ इस तथ्य, मतलब जो ऋग वैद के लोग थे वो पशु चराते थे। वो किस चीज़ से पुष्ट होता? ऋग्वेद में गाय के अनेक संबंध हैं, हाँ, तो इसलिए वो लोग पशुचारी थे। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, हाँ, गायों के लिए लड़े गए, हाँ, काफ़ी वर्णन मिलता है उसमें। पुरोहितों के लिए उपहार प्रायः गायें होती थी, हाँ, पुरोहितों के लिए। और बाद में जब विवाह पढ़ते हैं तो उसमें एक विवाह भी ऐसा आएगा, उसको आगे देखेंगे, जिसमें गाय दिया जाता था शादी में। उपयुक्त सभी सही है इसमें। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय और सांड की खूब चर्चा है भाई। उनकी अधिकांश लड़ाइयाँ गाय को लेकर हुई। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय विशिष्ट गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गायें और दासियाँ होती थी, और भूमि कभी ना होती थी, भूमि का जिक्र नहीं होता था। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ऋग्वेद के समय जो ज़मीन है वो निजी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होकर के पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कह दिया गया, यूरोपियन ने ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया ना, मैक्स मूलर, जो भारत के इतिहासकार हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में काफ़ी डिबेट रहती है इन सब चीज़ों में ना। उनकी सब कुछ अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उनको अब अपना इतिहास लिखना चाहिए था। जो भारत के अधिकांश इतिहासकार हैं वो रिलाई कर गए पूरी तरह से मैक्स मूलर के इतिहास पे, और ये सबसे बड़ा जो है दुखद था। मैक्स मूलर आर्यों का देश मध्य एशिया, रोड्स, बैक्ट्रिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब और मेसोपोटामिया, बट इसके देखो ये ऐसे मैक्स मूलर काफ़ी पुराने समय थे, तो इसको काफ़ी बड़ा कॉन्स्पिरेसी भी माना जाता है इतिहास में, बट वो हमें नहीं जानना है।
तो मैक्स मूलर ही थे जिन्होंने आर्य को कहा कि ये जाति है, ये बाहर से आए और ये विदेशी थे कुछ, ठीक है। ये वही परंपरा के हैं अबाउट डिवाइड एंड रूल। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। हाँ, बलि का काफ़ी जिक्र है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदुद या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष कार्य संभालते थे। सही है, संग्रहिता कोषाध्यक्ष का काम करता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, बिल्कुल सही। और इसके तृतीय मंडल से लिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है, ये भी समझ ना। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, उसके तृतीय मंडल से लिया गया है और सूर्य भगवान को समर्पित है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, बढ़ईगिरी, आभूषण, लुहारगिरी। ऋग्वेद में बढ़ई का जिक्र मिलता है, रथकार जो रथ बनाते हैं, बुनकर का मिलता है, चर्मकार जो चमड़े का काम करते, कुम्हार का भी जिक्र मिलता है, स्वर्णकार का जिक्र मिलता है, आदि दस्तकारों का वर्णन, जबकि उत्तर वैदिक आर्यों की प्रमुख दस्तकारी लुहार का वर्णन नहीं है। देखो हालांकि इस काल में लोहे की जानकारी आर्यों की हो गई थी, मतलब जो लुहार का कॉन्सेप्ट है। अब ये सबसे बड़ा लोहे वाला चीज़ ही पूरा का पूरा डिबेटेबल होता है। तो लोहे की जानकारी तो थी, अब यहाँ पर लिख रहा है कि लोहे की जानकारी थी, लेकिन अभी ऊपर हम एक जगह देख रहे थे, वहाँ कह रहे थे कि आर्यों को या जो वैदिक संस्कृति थी वहाँ पर लोहे की जानकारी नहीं थी। लेकिन लोहार का जो पूरा का पूरा इशू है वो उत्तर वैदिक काल में आ जाता है ना। उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक एरा में वो पूरी तरह से यहाँ भी हो जाता है। उत्तर वैदिक काल देखो, अब उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी। अब देखो जो श्रवण ट्रेडिशन है ना, श्रवण ट्रेडिशन में कौन कौन से रिलीजन आते हैं? जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और एक और आता है जिसमें गोपालक थे, क्या नाम है, बहुत अच्छा उसका नाम है यार। एक बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और एक श्रवण ट्रेडिशन और था जिसके गोपाल करके कोई आगे क्वेश्चन शायद आएगा। तो ये लोग, इन लोगों का मेन इशू ये होता था कि जो है जो ब्राह्मणों का कर्मकांड का था उसी के विरोध में इस पूरी के पूरी जो धार्मिक मूवमेंट था, जिसको 6th सेंचुरी BC में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो वहीं से बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहद्यारण्यकोपनिषद। तो बृहद को ये इसको प्रोनाउंसिएशन करना भी काफ़ी कठिन है। बृहद्कोपनिषद, बृहद्रण्यकोपनिषद में मिलता है। गार्गी, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो सामवेद में खोजा जा सकता है। और तो यही है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन करके कोई बताए। बृहद्रण्यकोपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है उसका वर्णन मिलता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। काफ़ी कम क्वेश्चन है, ये PCS वाला नहीं है, हमें लगता है MTS वाला है। आगे भी देखते रहेंगे। रीडिंग घटना चक्र, स्टेबलर सिस्ट सेफ।